सो आवर टॉपिक इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के बारे में एक बार मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सपोज हमारे पास ये कोई रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है। इट मीन्स इट्स शेप इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। यहाँ से आप स्टार्टिंग से इसको लास्ट में देखोगे तो ये एक सा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पूरी आपके पास ये रॉड है। इसका जो हम अगर यहाँ से देखें तो यहाँ अगर आप एक स्मॉल पोर्शन सपोज करते हो तो वो स्मॉल पोर्शन होगा इस लेंथ का, बहुत स्मॉल लेंथ। उस लेंथ को आप क्या कर सकते हो, स्मॉल लेंथ डीएल बोल सकते हो। अगर टोटल लेंथ एल है तो वो स्मॉल सी लेंथ क्या होगी, डीएल। अब उस डीएल लेंथ का जो डिस्क बनेगा ना, अगर मैं इस पेन को आप बहुत छोटा सा एक स्लाइस निकालो तो वो स्लाइस को आप क्या बोलोगे, डिस्क बोलोगे। तो वो जो डिस्क का एरिया होगा, कोई एरिया आपका हर जगह ऐसा ही होगा क्योंकि मैंने माना है कि ये यूनिफॉर्म, ठीक है। आप उसी एरिया की बात करते हो। जब हम स्ट्रेस निकालते हैं तो फॉर्मूले में क्या आता है, रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो वो एरिया कौन सा है, ये वो एरिया है जो आप यूनिफॉर्म पूरे एक शेप में, यहाँ मैंने रॉड लिया हुआ है या कह लो ये वायर है, तो उसमें जो ऐसे पतले पतले डिस्क बना के आप किसी भी जगह सपोज कर सकते हो, ओके। अब क्या होता है कि जब आप इसके नीचे कोई लोड सस्पेंड करते हो, लोड का मतलब कोई वेट सस्पेंड करते हो, ठीक है, और वेट हमें पता है वो फोर्स का काम करता है, और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगने लगा, एक फोर्स का। तो किसी भी फॉर्म में आप उसको पकड़ के खींच रहे हो रॉड को, या उसके नीचे आपने कोई वेट सस्पेंड किया है, इफेक्ट एक सा ही आएगा। तो जब ये रॉड नीचे की तरफ आएगा या फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब लेंथ इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो डिस्क है और नीचे आपने एक और डिस्क सपोज किया था, इन दोनों डिस्क का अब सेपरेशन बढ़ गया। इन दोनों के डिस्क के बीच में जो गैप था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जब आपने फोर्स लगाया तो अब ये जो रॉड है वो आपका कुछ इस लेंथ का हो गया, फॉर एग्जाम्पल इस लेंथ का हो गया। तो ये वाला जो डिस्क आपका यहाँ था वो नीचे थोड़ा आ गया होगा, ये वाला डिस्क यहाँ आ गया होगा। तो अब पहले के कंपैरिजन में इनका गैप क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। जब इनका गैप थोड़ा बढ़ गया तो जो ऊपर यहाँ एटम्स थे और नीचे एटम्स थे, इन एटम्स के बीच में क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा, क्योंकि जब ये दूर जाएंगे तो ये वाला एटम इसको खींचेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स है। ऐसे ही पूरी रॉड में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस डेवलप होने लगेंगे, जो क्या चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि ये जो रॉड है इसमें जो एक्सटेंशन हुआ है वो दोबारा से रीगेन हो जाए। तो ये जो फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, जो लोड है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने जो एक्सटर्नल एजेंसी ली है, फोर्स लिया है, उसके अगेंस्ट लग रहे हैं। तो ये जो है ये तो है एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम क्या नाम देते थे, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो डिफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं ये कौन सा फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स। और मैग्नीट्यूड में ये दोनों इक्वल है और ये पर्टिकुलर एरिया पे डिफाइन हो रहे हैं, यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। तो आपने जो स्ट्रेस का रिलेशन निकाला था वो क्या निकाला था, रेस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। ऑब्वियसली इस रॉड के या वायर के केस में वो एरिया कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो जो डिस्क बनेगा वो कैसे शेप का है, सर्कुलर शेप का है। तो सर्कुलर का मतलब पाई आर स्क्वायर आप यहाँ पुट कर सकते हो। अगर रॉड के केस में आप देखोगे तो जो रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया की जगह क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। वो हम बाद में देखेंगे कैसे होता है। फिलहाल आपको ये रिलेशन समझ आए, स्ट्रेस समझ आए। अब हम इसके टाइप्स की तरफ बढ़ने वाले हैं, कितने तरह का स्ट्रेस हमें पढ़ना है, तो कितने तरह का स्ट्रेस हम यहाँ देखेंगे। तो स्ट्रेस के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले देखो, स्ट्रेस आपका मेजरली दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। दो पार्ट्स मेनली इसके किए हैं, उसके फिर सब पार्ट्स आएंगे। तो पहले आपका क्या है, सबसे पहला है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। फर्स्ट इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकेंड इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, इस टेंजेंशियल का दूसरा नाम शियर भी होता है, शियर स्ट्रेस, ओके। तो पहला स्ट्रेस का क्या नाम है, नॉर्मल स्ट्रेस, सेकंड इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, ओके। अब देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है और फिर नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई होता है तो किस तरह के चेंजेस आते हैं।
तो स्ट्रेस तो आपने समझ लिया कि स्ट्रेस इज एक्चुअली रेस्टोरिंग फोर्स, जो मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है, डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट या पर यूनिट एरिया या फिर डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसकी वजह से क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। ये स्ट्रेस है तभी तो डिफॉर्मेशन है, लेंथ में चेंज आ रहा है। यहां जो रॉड है उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, इस स्ट्रेस की वजह से आ रहा है। तो यहां मैं इसके टाइप देखता हूं, तो फर्स्ट टाइप इज नॉर्मल स्ट्रेस। देखो वर्ड में ही, इसके नाम में ही छुपा हुआ है ये किस तरह का स्ट्रेस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हम क्या समझते हैं, देखो नॉर्मल का मतलब हम ये समझते हैं, यहां सपोज मैंने ये कोई सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक, मैं कहता हूं आप इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री बनाता है। इट मींस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्सेस लग रहे हैं या स्ट्रेस लग रहा है तो वो स्ट्रेस कैसा है, नॉर्मल स्ट्रेस। अब आप ये देखो, ये रॉड है या ये वायर है, जिसे मुझे नीचे फोर्स अप्लाई करना है, तो इसका जो एरिया है वो ये है पाई आर स्क्वायर। ये सर्कुलर डिस्क आप सपोज करो सबसे नीचे, तो इसका एरिया ऐसा होगा, ठीक है, और जो आप फोर्स लगा रहे हो वो डाउनवर्ड लगा रहे हो, तो इस एरिया के डाउनवर्ड ये फोर्स है, तो ये इस पे कैसा है, नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है। तो ये फोर्स या ये स्ट्रेस कैसा हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कितने तरह का होता है, ये हमारा पॉइंट है। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितने तरह का होता है, फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। सेकेंड इज compressed stress, and third is hydraulic stress। ये नेचर में तीनों ही कैसे मिलेंगे, सरफेस के नॉर्मल मिलेंगे। जब आप इसमें देखने जाओगे, क्या ये सरफेस पे जहां ये अप्लाई हो रहे हैं, किस रीजन पे अप्लाई हो रहे हैं, क्या ये उस रीजन के परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल आपको यही मिलेगा, वो नॉर्मल मिलेंगे। इसलिए इन सबको हमने किस में रख दिया, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर रख दिया। लेकिन ये तीन अलग अलग तरह से अप्लाई होते हैं, इसीलिए हमने इनको नाम अलग अलग दिया है। ओके, तो पहला क्या है बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है, जब आप किसी वायर को, किसी रॉड को इस लोड में अटैच करते हो, ये लोड हमने यहां से इस पे लगाया या फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ ये फोर्सेस जो जनरेट हो रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। टेंशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप एक एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रिंग लेते हो, एक धागा लेते हो, धागे को आपने क्या किया, छत में बांध दिया किसी कील में और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो धागे की शेप एग्जैक्टली कैसी होगी, देखना, ये रिजिड सपोर्ट है, आपने क्या किया, इसमें एक धागा बांध दिया, तो उसकी एक्चुअली शेप कुछ ऐसी होगी ना, ठीक है। और अगर आपने इसके नीचे थोड़ा सा भी मास सस्पेंड कर दिया जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा हो, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सीधी। तो मतलब क्या हुआ, इसके अंदर अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसके अंदर एक तनाव आ गया है। तनाव बोलते हैं ना स्ट्रेस को, स्ट्रेस का मतलब तनाव, मतलब ये टेंशन हो गई है। फिजिकली अगर हम बोले तो टेंशन मतलब कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है। उसी तरह यहां पर धागे में, स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो गई है, क्योंकि जो ये जो आपने लोड सस्पेंड किया है, ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, लेकिन इसके जो अंदर अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एटम्स जाना चाहते हैं, उन्हें बाकी एटम्स किस डायरेक्शन में खींचेंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि वो उनसे दूर जा रहे हैं। तो बाकी क्या चाहेंगे, नहीं कहां आओ, वापस अपनी जगह पे आओ, तो फोर्सेज कहां लगने लगेंगे, ऊपर। उन फोर्सेज को हम स्ट्रिंग के केस में बोलते हैं टेंशन। तो ये टेंशन किस वजह से आया, इस लोड की वजह से, मतलब यहां वेट है। ओके, तो ये देखो स्ट्रेस है जो, और जब नॉर्मल हमने डायरेक्शन नीचे फोर्स अप्लाई किया, तो ये किसकी वजह से जनरेट हुए हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, टेंशन। तो ये जो आपका स्ट्रेस है, ये कैसा है, टेंसाइल स्ट्रेस है। तो टेंसाइल स्ट्रेस आपका कहां डिफाइन होगा, जहां पर टेंशन होगा। टेंशन कहां होगा, जब आप कोई वायर लोगे या कोई रॉड लोगे और उसके नीचे लोड सस्पेंड कर दोगे, तो उस वायर में क्या होने लगेगा, उस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन जो होगा वो अपर डायरेक्शन में, ऑब्वियसली वो लोड के अगेंस्ट होता है। तो ये जो स्ट्रेस हुआ, ये किस लिए डिफाइन हुआ, जब वायर में टेंशन जनरेट हुआ। तो ये स्ट्रेस को क्या बोला हमने, टेंसाइल स्ट्रेस को। समझ आया, क्या ये फोर्स इस सरफेस के नॉर्मल है?
इसीलिए हमने किस में रखा इसको, नॉर्मल स्ट्रेस में रखा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए दूसरा उठाओ, कंप्रेस। बहुत सिंपल है, अगर मैं इस रॉड पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाता, सपोज करो मैंने क्या किया, इस रॉड पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया और रॉड की लेंथ थोड़ी कम हो गई, तो मैं यहां बना देता हूं, इस तरफ बना देता हूं, इस रॉड की लेंथ थोड़ी कम हो गई, इट मींस तुम फोर्स ऊपर लगा रहे हो, तो अब ये जो एटम्स है वो क्लोज आ गए, पास पास आ गए, तो अब उनके बीच में रिपल्शन होने लगे। क्यों? ज्यादा क्लोज आ गए। तो तुम वो पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में कि जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्लोज आने लगेंगे तो उनके बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन से वो क्या चाहते हैं, नहीं दूर जाओ, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पहुंचो। तो जब ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के लिए तो फोर्सेस किस डायरेक्शन में लगने लगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस है, कौन से फोर्स है, रेस्टोरिंग फोर्स। जब आप ये वाला फोर्स जो एक्सटर्नल है हटा दोगे तो इन फोर्सेस की वजह से रॉड फिर से अपने एक्चुअल लेंथ में आ जाएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां भी ये जो फोर्सेस है ये कौन से फोर्स हैं, कब आए ये, जब आपने इसको कंप्रेस किया। तो स्ट्रेस का टाइप क्या आया, कंप्रेस्ड स्ट्रेस। क्लियर है? क्या ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वजह से ही हुआ है? देखो ये डाउनवर्ड फोर्स है, क्या इस एरिया के जो सबसे नीचे जो डिस्क बनी है उसके हमने कैसा लगाया, परपेंडिकुलर लगाया। क्या ये भी नॉर्मल में ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमारा मेन टॉपिक वही है। तो कंप्रेस्ड भी किसका टाइप है, नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप। तीसरा देखो कौन है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, देखो हाइड्रो जो वर्ड है वो किसके लिए है, वाटर के लिए। ठीक है, जैसे पानी में आप किसी ऑब्जेक्ट को डिप करते हो तो उस पे चारों तरफ से प्रेशर लगता है, हर तरफ से उसको दबाने की कोशिश करेगा वाटर, या कहीं एक डायरेक्शन से होगा, हर तरफ से होगा, हर तरफ से होगा। पास्कल लॉ पढ़ा है, 9th में फ्लूइड पढ़ के आते हैं। जब फ्लूइड पढ़ते हैं 9th में तो हमने ये पढ़ा है कि वो हर तरफ से बॉडी को कंप्रेस करता है, कौन, वाटर। तो जब आप एक बॉल को सपोज करो, चलो मैं यहाँ इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इससे एक क्लैरिटी आएगी। आपको ये टॉपिक ये नोट करने हैं टाइम्स, ठीक है। वैसे मैं इसके नोट्स भेज चुका हूँ आपको, ठीक है, तो नोट्स पे सारी चीजें गिवन है, तो अलग से भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं यहाँ एक टैंक सपोज करता हूँ और उस टैंक में हमने क्या किया, वाटर फिल कर दिया, ये पानी भर दिया और इसके अंदर मैंने एक स्फेरिकल बॉडी डिप कर दी। तो इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर हर तरफ से एक फोर्स फील हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? तो हर तरफ से इसको ये वाटर क्या कर रहा होगा, दबाने की कोशिश कर रहा होगा, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसकी शेप में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ठीक है, इसकी शेप में चेंज आएगा। ऑब्वियसली इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। और वो साइज अगर मैं तुमसे पैरामीटर पूछूंगा या क्वांटिटी पूछूंगा तो तुम बोल दोगे वॉल्यूम होगा, वो जरूर, क्योंकि वो बल्क में ही तो डिक्रीज होगा, हर तरफ से डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम पे इफेक्ट आएगा। वो हम बाद में पढ़ेंगे किस क्वांटिटी पे इफेक्ट आएगा। फिलहाल ये हर तरफ से दबाया जा रहा है, इस तरफ से भी वो मैं दिखा नहीं सकता, पीछे से वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि 2D है मेरे पास, तो मैंने चारों तरफ से दिखा दिया, उसको दबाया जा रहा है। अब आप यहां पर देखो जो एरिया जिसके ऊपर इस तरफ से फोर्स लग रहा है, वो एरिया अगर आप यहां शो करोगे तो एक टेंजेंट से शो कर सकते हो। अब देखो जरा ये फोर्स जो आ रहा है उस टेंजेंट पे कैसा है, नॉर्मल, अगेन नॉर्मल। तो यहां जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो भी नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप होगा। तो ये क्या आ गया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जो हर तरफ से उस बॉडी के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर एरिया पे, फोर्स अपॉन एरिया, ये जो आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा इसको आप डायरेक्टली प्रेशर बोल सकते हो। बाकियों के केस में हम इतना नहीं बोल सकते, यहां पर आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, प्रेशर, क्योंकि यहां वो एग्जैक्टली प्रेशर की फॉर्म में अप्लाई होगा। कौन सा स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। किसका टाइप है, नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप। हमने दो तरह के स्ट्रेस उठाए, पहला था नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा था टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल के तीन टाइप, तीन तरह से डिफाइन किया, पहला टेंजाइल, दूसरा कंप्रेस्ड, तीसरा हाइड्रोलिक। तो हमने ये तीनों देखे कि हाँ ये तीनों आपके नॉर्मल स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी की जिसको हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस, इसके बारे में, इसकी यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी पढ़ रहे हैं ना, इन दिनों हो गया है ना। तो हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं एम एंड डी की फॉर्म में।
डायमेंशंस पे डिपेंडेंसी मतलब जो एम एल टी की जो पावर्स हैं वो डिपेंडेंसी क्या कहलाती है? डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाती है। एम एल टी का मतलब सिर्फ एम एल टी नहीं है, वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है फंडामेंटल, पता होंगी सभी को। तो उन पे डिपेंडेंसी जिनको और ज्यादा हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने यही देखा, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। और न्यूटन का एक्सटेंशन करो क्या आएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा तुमने देखा है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स के चारों तरफ रहती है, उसके सराउंडिंग्स में घूमती है। जैसे पावर भी देखो, जैसे हमने देखा वर्क को देखा, जैसे हमने टॉर्क को देखा, और अगर हम इससे उल्टा आते हैं पीछे तो एक्सेलरेशन भी फोर्स बाय मास होता है। तो बहुत सारी कम से कम 6, 7, 8 क्वांटिटीज और भी ज्यादा फोर्स के सराउंडिंग्स में घूमती। तो अगर आप फोर्स का डायरेक्ट याद रखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। औरों का तो ठीक है, सबके याद नहीं हो सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले, इसका याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। एक का तो याद रख सकते, एक दो का तो कर सकते हैं ना। तो इसका हमें पता है m1 l1 t-2 तो क्लियर। अब उसके आसपास ही मिलेगा, जैसे यहाँ न्यूटन है तुम्हें ये पता है इसका है m1 l1 t-2, तो प्रॉब्लम नहीं है। नीचे कौन है? मीटर स्क्वायर। मीटर किससे रिप्रेजेंट करोगे? l की पावर 2, तो क्या स्क्वायर है, तो नीचे क्या आएगा? l2। अब देखो इसको सॉल्व करना आसान है, ठीक है। अगर तुम्हें फोर्स का नहीं पता होगा ना तो टाइम लगेगा। क्या करोगे? पहले फोर्स को डिराइव करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर वहां से आप निकालोगे यूनिट, फिर यहां पुट करोगे। ओके, आप फोर्स को याद रखो, डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये L2 ऊपर जाएगा तो L-2, पहले से कौन है? +1, तो बचा क्या? -1। सो इट इज m1 l-1 t-2। दिस इज स्ट्रेस, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। ओके, समझ गए? ऐसा यूनिट दिखाई दे रही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो सीजीएस की बात कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन क्या है? एमकेएस सिस्टम है ना, न्यूटन एमकेएस सिस्टम है। मीटर क्या है? एमकेएस सिस्टम, मतलब एसआई फॉर्म है। एसआई में न्यूटन को कन्वर्ट करो सीजीएस में, क्या होगा न्यूटन का? पढ़ा हुआ है डाइन, इट इज डाइन। ओके, और नीचे क्या है? मीटर। मीटर का सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर, तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप उसकी डिपेंडेंसी को चेंज नहीं कर सकते, आप जस्ट क्या कर सकते हो? यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंडेंसी नहीं चेंज होगी, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला अभी भी आपका वही है, क्या? m1 l-1 t-2। आप सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में या फुट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसकी डिपेंडेंसी में इफेक्ट नहीं ला सकते। ओके, so this is dyne per centimeter square, it is CGS unit of stress and Newton per meter square is the SI unit of stress. So second type of stress is tangential stress. तो कैसे होगा देखना, मैं यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 2D से भी इसको समझ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आपके पास कोई एक बॉडी है ऐसी, हमने क्या किया, इसके एक सरफेस पे फोर्स अप्लाई किया, ना कि किसी फेस पर। ये इसका फेस है और ये इसका सरफेस है। ओके, तो ये अपर फेस है, लेकिन मैं इसको सरफेस बोल रहा हूं इस वाला, जहां मैं टेंजेंट अप्लाई कर सकता हूं। टेंजेंशियल का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं इसको सिर्फ 2D से रिप्रेजेंट करूं तो 2D से आपका ऐसे रिप्रेजेंट होगा। मैंने क्या किया, यहां अपवर्ड, बिल्कुल ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। क्या बताओ, ये इस शेप के टेंजेंट है या नहीं? टेंजेंट वो लाइन होती है जो कहीं एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए। सर्कल पे टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये सर्कल को आउटर पॉइंट से एक पॉइंट पे टच करके निकल गई, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। अब आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करना, मतलब किसी एरिया पे फोर्स अप्लाई करना है और वो उस बॉडी के टेंजेंट की तरह रिप्रेजेंट हो उस बॉडी पे। तो टेंजेंट की तरह मतलब क्या है? आप जस्ट टच करके निकल जाओ। तो अगर आप टच करोगे तो इस बॉडी के अंदर किसी भी तरह का मोशन नहीं आएगा। क्या होगा? ये बॉडी ऊपर से थोड़ा सा
झुक जाएगा। जैसे एक बुक है, जैसे ये है बुक आपके पास, ये जो शेप है ऐसे, ठीक। मैंने क्या किया, इस बुक पे और टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये झुक गई, इसकी शेप में चेंज आया, क्या डिफॉर्मेशन है? नहीं है, शेप एंड साइज में फर्क आ रहा है। ये शेप थी टेंजेंशियल स्ट्रेस, मतलब ये फोर्स मैंने इस शेप के टेंजेंट लगाया और यहां से डिफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, वो जब यहां था और कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, मतलब ये एज आपका स्ट्रेट था, अरे चश्मे बाद में देख लो, यहां देखो, ये एज स्ट्रेट था और ये क्या हो गया, इंक्लाइन हो गया। ओके, सो दिस इज डिफॉर्मेशन। इसको मैं यहां रिप्रेजेंट कैसे करूं? देख, मैंने यहां जो फोर्स लगाया तो अब इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी होगी, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अब कुछ ये शेप होगी, तो अब ये वाली नहीं रही, तो मैं इसको डॉटेड से शो कर सकता हूं। एक्चुअली ये था फोर्स लगाया, टेंजेंशियल स्ट्रेस हुआ, ऐसा हो गया शेप। ओके, तो जो चेंज आया ऊपर शेप में, देखो बॉटम उसका वही है, बॉटम वही है। ओके, कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। ओके, किस एरिया पे लगा, तो ये आप एरिया 3 डायमेंशन देखो, ये वाला वो एरिया होगा, इस पे अप्लाई किया है, मैंने बुक के ऊपर हाथ रखा था तो पूरा एरिया था वो, तो वो तो आपका आ गया एरिया, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया एरिया। यहां आओ, फोर्स आपके पास है, फोर्स अपॉन एरिया क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, और कौन सा होगा, टेंजेंशियल होगा। देखो अब इसको और कैसे डिफाइन कर सकते, ये जो आपके पास चेंज है, ये वाला कितना चेंज, ये यहां ये एंगल, पहले ये एंगल 0 था क्योंकि ये लाइन यहां थी, अब इतना एंगल बन गया, तो ये जो एंगल होगा थीटा, इससे आप इस चेंज को डिफाइन कर सकते हो, कितना चेंज आया। जैसे लेंथ में डेल्टा एल लिया, और यहां कैसे डिफाइन करोगे, इस थीटा से, तो क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी, मतलब डिफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी वो क्या है, तो क्या है, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और उसके अगेंस्ट क्या जनरेट होते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं, और पर यूनिट एरिया क्या कहते हैं, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो ये होगा कि ये जब स्ट्रेस अप्लाई हुआ तो बॉडी के अंदर चेंजेस आए, वो चेंजेस क्या कहलाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेन। ठीक है, फिर उसके टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा, आप स्ट्रेन का रीडिंग लेके आओगे। थैंक यू।